पहला प्यार पार्ट 13। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई और काफ़ी ज़्यादा मेकअप किया और तैयार हुई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आसिफ अंकल के कमरे के गेट पर पहुंच गई। कान लगा के आवाज़ सुनी, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसका मतलब ये था कि आज आसिफ अंकल के कमरे में कोई नहीं था। मैंने सुख का सांस भरा, फिर मैंने आहिस्ता से दरवाजे को बजाया तो आसिफ अंकल ने फौरन आके दरवाज़ा खोला। मैं जैसे ही अंदर गई उसने फौरन कुंडी लगा दी। मैं जाकर बैठ गई और फिर आसिफ अंकल भी आके मेरे साथ बैठ गए। अब मैं चुपचाप बैठी थी तो आसिफ अंकल ने एक हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहने लगे, हाँ सब्बा, और सुनाओ, आज तो खुश हो ना और नाराज तो नहीं हो ना। मैं मुस्कुराने लगी और कहा, मैं आज खुश हूँ और आपसे भला क्यों नाराज होंगी मैं। तो उन्होंने कहा, पिछले 2 दिनों से तुम जो दरवाजे पर आके वापस जाती रही हो, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर आसिफ अंकल मेरे बालों में हाथ फेरने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें बंद होना शुरू हो रही थी। मैं मदहोश होती जा रही थी। फिर आसिफ ने मेरा सब कुछ हटा दिया और फिर उसने भी अपना सब कुछ हटा दिया और फिर उसने गेम खेलना शुरू की। अब वो आराम आराम से गेम खेल रहा था और तरीके से खेल रहा था क्योंकि वो था तो उस खेल का माहिर खिलाड़ी। उससे पता था कि मैं कमसिन लड़की हूँ, मेरे साथ किस तरह गेम खेलनी चाहिए। मेरी आंखें बंद थी और मैं महसूस कर रही थी ऐसे जैसे मैं जन्नत की सैर कर रही हूँ। और वाकई में मुझे महसूस हो गया था कि बिलाल से कहीं ज़्यादा ताकतवर है आसिफ, क्योंकि वो था ही 40 साल का। और आप सोच कर अंदाज़ा लगाएं कि जो 40 साल का बंदा होता है वो कितना तजुर्बेकार और कितना ताकतवर, कितना समझदार होता है। उससे वो हर तरीके पता होते हैं जिससे औरतें या लड़कियां मुतमईन होती हैं। और वो आसिफ भी मेरे साथ वही कर रहा था। तकरीबन 1 घंटा हो गया था लेकिन वो अभी तक लगा हुआ था। हालांकि मेरा काम हो गया था मगर अभी तक मैं जोश में थी। अब मेरी हालत गैर होती जा रही थी लेकिन आसिफ ज़रा भी मुझ पर तरस नहीं खा रहा था। और बिला आखिर 1.5 घंटे के बाद आसिफ का भी काम तमाम हो गया और फिर वो भी लेट गया और मैं भी लेटी रही। तकरीबन 30 मिनट के बाद आसिफ मुझसे कहने लगा, सबा आप बताएं आपको कैसा लगा। मैंने कहा, मुझे तो अल्फाज नहीं मिल रहे कि किन अल्फाजों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे इतना सुकून पहुंचाया। वाकई में बिलाल को तो कुछ भी, वो तो एक दरख्त के पत्ते की तरह था और आप तो कोई 100 साल पुराना दरख्त जैसा होता है वैसे लग रहे हैं। मुझे अंदाज़ा तो था कि आप मुझे ठीक से खुश करेंगे लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से खुश करेंगे। आसिफ कहने लगा, सबा, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी बीवी भी है और मैं जब अपनी बीवी के साथ करता हूँ तो मैं तो 3-3 घंटे जाता हूँ। हम लोग प्लान करके ये काम करते हैं। तो मैंने कहा, अच्छा तो आप मुझे बता दें, मैं आपके साथ प्लान बनाती। आसिफ अंकल कहने लगे, सबा, अगर तुम्हारी कल अम्मी नहीं आती तो कल तुम रात को मेरे पास आना, फिर पूरा प्लान बनाएंगे और मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा कि किन किन तरीकों से किस तरह करना है और फिर तुम उन तरीकों को फॉलो करना और फिर देखना कि तुम्हें कितना अच्छा लगता है। तुम्हें इतना सुकून मिलेगा कि तुम मरते दम तक याद रखोगी। और फिर जिस बंदे के साथ भी तुम ये काम करोगे तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में मेरा नाम आएगा। मैंने कहा, अच्छा तो फिर मैं कल रात को लाजमी आऊँगी। आसिफ कहने लगा, हाँ बस ये देख लेना कि तुम्हारी अम्मी ना आई हुई हो तुमसे पहले। मैंने कहा, हाँ मैं अम्मी को देख लूँगी, ये मुझे लगता है कि अम्मी अभी नहीं आएगी 3-4 दिन। आसिफ ने कहा, यह तो अच्छी बात है, वो ना आए तो ठीक से तो मैं खुश कर पाऊंगा। उसके बाद आसिफ कहने लगा कि सबा, अब तो तुम चली जाओ, कहीं कोई उठ ना जाए और हम दोनों को एक साथ ना देख लें। काफ़ी देर हो गई है, अब तुम्हें अपने कमरे में चले जाना चाहिए। और फिर मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। वो रूम में चले गए, फ्रेश होकर वापस आई और सो गई। सुबह सवेरे उठकर मैं तैयार हुई, स्कूल का बैग उठाया और नाश्ते की टेबल पे आ गई। शम्मा ने नाश्ता लगाया हुआ था, मैंने नाश्ता किया और फिर अम्मी को खुदा हाफिज कहा और फिर मैं बाहर गेट के आई तो आसिफ गाड़ी के पास खड़ा था। गाड़ी को साफ करके बिल्कुल तैयार खड़ा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, मैंने उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उसने मुझे सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया
اور میں پھر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پھر آصف مجھے لے کر اسکول پہنچ گیا۔ اب میرے پیپر بھی ہونے والے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ پیپر جیسے ختم ہوں گے تو پھر میں کہیں آؤٹنگ پہ جایا کروں گے۔ دن کو بھی کہیں گیسٹ ہاؤس میں ہم گیم کھیلیں گے اور پھر رات کو روم میں گیم کھیلیں گے۔ میری کلاس شروع ہو گئی اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور 1 بج گیا۔ میں اپنی بک سمیٹ کر بیگ اٹھا کر باہر آئی تو اس سے پہلے آصف موجود تھا۔ پھر میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب ہم لوگ راستے میں تھے، گھر کی طرف آ رہے تھے۔ آصف مجھے کہنے لگا کہ اچھا بتاؤ صبا، تو پھر آج رات کو تم میرے کمرے میں آ رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں بالکل ضرور آؤں گی، بس آپ تیار رہنا اور سارا پلان مجھے پہلے بتا دینا کہ کس طرح چل رہا ہے اور کیا کیا کرنا ہے، اور مجھے وہیں والا سکون ملنا چاہیے جو آپ اپنی بیوی کو پہنچاتے ہیں۔ آصف کہنے لگا کہ تم پریشان مت ہو، تمہیں اس سے بھی زیادہ سکون دوں گا۔ اور پھر ہم لوگ گھر آ گئے۔ آج ابو بھی گھر آئے ہوئے تھے، شاید ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ ابو آج اتنی جلدی کیسے گھر آ گئے؟ تو میری امی کہنے لگی کہ ان کا بی پی لو ہوا ہے اور وہ اب ٹیبلٹ کھا کر سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ پھر میں اپنے روم میں آ گئی، یونیفارم وغیرہ چینج کی اور فریش ہو کر کھانے کی ٹیبل پہ آئی۔ کھانا کھا کے لیٹ گئی۔ اپنے روم میں جا کر شام میں اٹھی تو ابو بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، چائے پی رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ پھر میں ابو کے ساتھ حال احوال کرنے لگی۔ ابو نے کہا کہ بس تھوڑی سی طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، ٹیبلٹ کھا لی تھی، اب کچھ بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور رات کے 10 بج گئے۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ کے جو رات 1 بجے کا انتظار کرنے لگی۔